बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है चैप्टर नंबर 14। इससे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 12 में स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या था। चैप्टर नंबर 12 में हमने डिटेल से इसके बारे में पढ़ा था कि फ्लक्स टर्म कहाँ से आई है, फ्लक्स के क्या क्या मीनिंग्स हैं। इस पर 3 से 4 लेक्चर पहले से मैं दे चुका हूँ। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो पहले उन लेक्चर को लाजमी सुन लें। तो चैप्टर नंबर 12 के मुताबिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये डेफिनेशन थी, इसका यूनिट, इसकी जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने सारा चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस किया था। तो लेकिन अब जो चैप्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वहाँ पे ई डॉट ए आता था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने से पहले एक चीज़ जो मैंने पहले भी पढ़ाई है, थोड़ा सा उसको यहाँ भी डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि एरिया क्या चीज़ है। ये देखो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। लेकिन वेक्टर एरिया से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाई है, बिल्कुल जैसे ये मेरा हाथ है, ये इस तरह प्लेन है जो मैंने इस बोर्ड पर ऐसे ड्रा की है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस प्लेन का एरिया कितना है। तो कोई भी रेक्टेंगल हो हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। हमने देखा इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है। तो जब मैंने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस प्लेन का या इस सरफेस का जो एरिया है वो 18 मीटर स्क्वायर आ जाता है। फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है, ये वाला, इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है और मेंशन है कि ये रेडियस जो है वो 3 है और इस सर्कल का एरिया कितना होगा। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई r का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो इस सर्कल का एरिया फॉर एग्जांपल 30 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह हम किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई उस सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर ले लेंगे और इस तरह जो आपको एरिया मिलेगा ये इस सर्कल का एरिया मिल जाएगा। इस तरह आप किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हर तरह की सरफेस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। हम उसका यूज़ करके उस सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने एरिया के फार्मूलाज ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि वेक्टर एरिया क्या है। देखो मैंने एरिया समझा दिया किस तरह होता है, अब आपको समझना है कि वेक्टर एरिया क्या चीज़ है। वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला पॉइंट, आप लोगों ने 12 मरतबा ये चीज़ पढ़ ली है कि हर वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है और उसकी मैग्नीट्यूड होती है। अगर वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका सवाल होगा फिर वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड भी होगी और इसी तरह वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी होगी। आंसर है यस। तो आपने समझना है कि वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकती है या कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे वेक्टर एरिया के बारे में मैंने डिटेल से पिछला जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन हल्का सा टच यहाँ पे इसको मैं दूंगा। तो वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड होती है, कोई भी सरफेस जिसका आपने वेक्टर एरिया कैलकुलेट करना है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो उस सरफेस के एरिया के इक्वल है। फिर आप पूछेंगे एरिया, तो एरिया जी अभी मैंने एरिया कैलकुलेट किया लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अगर वो सर्कल है तो फिर उसका एरिया कितना होगा हमारे पास, पाई आर का स्क्वायर। तो जिस तरह की सरफेस होगी हर सरफेस के एरिया का फार्मूला हमें आना चाहिए। तो कोई भी अगर वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो भी सरफेस या प्लेन है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर वो रेक्टेंगल है तो फिर लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल है उसका एरिया।
अगर वो सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, या फिर जिस तरह की भी वो शेप होगी हर एक के लिए एरिया का अलग अलग फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो उसकी जो भी एक लेंथ है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये मैंने एरियाज के फार्मूला लिख दिए। तो जितना उस प्लेन का एरिया होगा समझ लो उसी प्लेन का जो वेक्टर एरिया है वो उस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड होगी। अब अगला सवाल है कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन किधर होगी। आंसर है वो जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगी, या सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, या जो हमारे पास प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी, या इसको हम नॉर्मल टू सरफेस भी कह सकते हैं, नॉर्मल टू प्लेन भी कह सकते हैं, नॉर्मल टू एरिया भी कह सकते हैं। फाइनली मैंने वेक्टर एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी माना, फिर ये माना कि ये मैग्नीट्यूड भी होती है इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, उसके सरफेस के एरिया की इक्वल है सिंपली, और एरिया के ये फार्मूलाज हैं। दूसरा सवाल है कि उसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो मेरा जवाब है वो जो भी सरफेस है, प्लेन है, जो भी है, जो उसकी डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है मिसाल के तौर पर, तो अब इसका जो वेक्टर एरिया है इस रेक्टेंगल का, उस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कितनी है, आंसर है ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वो क्या आ जाएगी, इस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, तो ये सरफेस किधर है, ये सरफेस इस तरफ फैली हुई है, तो इस सरफेस के बिल्कुल जो चीज़ 90 के एंगल पे होती है उसको नॉर्मल कहते हैं। याद रख लो जब भी कोई सरफेस के साथ अगर कोई लाइन कितना एंगल बनाए, 90 एंगल बनाए, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं कि ये सरफेस और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके साथ नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब इसके साथ सरफेस के साथ अगर कोई लाइन 90 के एंगल बना रही हो, अब सरफेस इधर को है और जो इसका ये लाइन है वो बिल्कुल इसके साथ 90 के एंगल बना रही है, तो हम कह सकते हैं ये लाइन इस सरफेस का नॉर्मल है। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको कि वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, अब हमें इस प्लेन का वेक्टर एरिया कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर एरिया कैलकुलेट करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, हमें दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बराबर है एरिया के, एरिया बराबर है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली हमने। अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेन है, जो वेक्टर एरिया होता है उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के बिल्कुल जो है वो 90 के एंगल पे होती है या नॉर्मल होती है। तो अगर प्लेन ये है तो इसका वेक्टर एरिया इधर को होगा, तो यहाँ पे हम वेक्टर एरिया को ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेक्टर ए से। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कोई भी दुनिया में जो वेक्टर होता है, वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर बराबर है उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई उसका यूनिट वेक्टर। अब ये जो प्लेन है इसका वेक्टर एरिया कितना आएगा, आंसर है इसकी जो मैग्नीट्यूड यानी जो इसका एरिया आया है, इस वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है, आंसर है 18, और ये क्या है, ए कैप उसकी क्या है मेरे को बताओ, ये उसका यूनिट वेक्टर है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पढ़ी थी, कोई भी सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ होता है वो एन कैप होता है। फिर से सुनिए, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के साथ अगर कोई चीज़ 90 के एंगल पे पड़ी हुई है, अगर कोई लाइन इसके साथ 90 के एंगल बना रही है, तो इस सरफेस के साथ 90 के एंगल पे जो चीज़ होती है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो एन कैप है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके पास ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये जी एक्सेस है। एक्स एक्सेस के लिए आई कैप, वाई एक्सेस के लिए हमारे पास होता है जे कैप, और जो जी एक्सेस है इसके लिए हमारे पास होता है के कैप। इसी तरह अगर कोई सरफेस हो, अगर कोई वेक्टर उसकी सरफेस के बिल्कुल ऐसे बोलो 90 के एंगल पे हो, इसके साथ नॉर्मल हो, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, एन कैप। सो यहाँ पर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन चूंकि सरफेस के साथ नॉर्मल होती है, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट वेक्टर है उसके लिए यूज़ किया जाएगा एन कैप। तो ये मैंने आपके सामने वेक्टर एरिया कैलकुलेट कर दिया।
अब ये हमारे पास सर्कल है, हमें इस सर्कल का जो है वेक्टर एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है वेक्टर एरिया बराबर होता है किसके, उसकी मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाई उसका यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों ने यहाँ पर वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की है, यानी इसका एरिया कैलकुलेट किया है। इसका एरिया कितना आ गया है 30, ठीक है। और अब मुझे बताओ, अगर ये आप सर्कल मानते हैं, ये आपके पास सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल ऐसे है इस तरह, और मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मेरे को बताओ अगर ये सर्कल है यहाँ पर, तो इस सर्कल की सरफेस क्या है ये, और इसका यूनिट वेक्टर यानी इसका जो वेक्टर एरिया है वो किस डायरेक्शन में होगा। आंसर है इस सर्कल के बिल्कुल परपेंडिकुलरली। तो इसका हम वेक्टर एरिया इस तरह बना देंगे, ये इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सरफेस के चूँकि नॉर्मल होती है, इसके लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, एन कैप। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं कि इसका जो वेक्टर एरिया आया है सर्कल का वो कितना है, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कितनी है, इसके एरिया के इक्वल, और इसकी डायरेक्शन किधर है, सरफेस के बिल्कुल 90 के एंगल पे। तो जो वेक्टर 90 की एंगल पे होता है उसकी डायरेक्शन के लिए कौन होता है, एन कैप। यहाँ पे आ जाएगा 30 एन कैप। इस तरह आपके पास कोई भी सरफेस आ जाए, आप उसका वेक्टर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको उसकी मैग्नीट्यूड पुट करनी है जो कि उस चीज़ के एरिया के बराबर है, और एरियाज के ये फार्मूलाज हैं, और आपको पुट करना है उसकी डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन किधर है, उस सरफेस के बिल्कुल 90 के एंगल पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा लगाना है, एन कैप। बात समझ गए। अब एक और सवाल किया जाता है कि आपके पास ये एक सरफेस है फॉर एग्जांपल, अब इसका वेक्टर एरिया किधर लेना चाहिए, इधर भी लिया जा सकता है और ये जो नीचे है इधर भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी सरफेस के साथ कितने एंगल पे है, देखें सरफेस इधर को है, ये वेक्टर एरिया ऊपर को है, कितने एंगल पे है, 90 के एंगल पे। हम वेक्टर एरिया नीचे को भी ले सकते हैं, वेक्टर एरिया इधर ले लें, सरफेस इधर है, एंगल कितना 90। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आपके पास अगर ये सरफेस है तो आप इसका वेक्टर एरिया इधर को भी ले सकते हैं, इसका वेक्टर एरिया इधर को भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल जैसे मेरा ये हाथ है, ये ऐसे सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया आप इस तरफ भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी सरफेस के साथ कैसे है 90 के एंगल पे, और इसका वेक्टर एरिया आप इस तरफ भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी सरफेस के साथ कितने एंगल पे है 90 के एंगल पे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसका वेक्टर एरिया किधर लिया जा सकता है, इस तरफ लिया जा सकता है या इस तरफ लिया जा सकता है। ओपन सरफेस के लिए जिधर मर्जी ले सकते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे पड़ी हुई है सरफेस बिल्कुल ऐसे, इसका वेक्टर एरिया कैसे लिया जाएगा, इधर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस के साथ कितने एंगल के है 90 के एंगल पे। और इसका वेक्टर एरिया किधर मान सकते हैं आप, इसका वेक्टर एरिया इधर को भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी कितना एंगल बना रहा है 90 के एंगल। तो अगर आपके पास सरफेस ओपन है, मैंने ये भी कंसेप्ट प्रीवियस चैप्टर में बताया है, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होती है। तो ओपन सरफेस का वेक्टर एरिया आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। अगर ओपन सरफेस ऐसे है तो इसका वेक्टर एरिया इधर भी लिया जा सकता है, इधर भी लिया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है, आपने जिधर लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सरफेस है जिसमें बिल्कुल ये तो बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस थी, ये भी स्ट्रेट थी और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अब ये जो सरफेस है, ये वाली चीज़ जो है, इसमें क्या है, बेंट आ रहे हैं, इसमें कर्वेचर आ रहा है। अब इसका वेक्टर एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका वेक्टर एरिया भी जिस जगह पे बनाना है सरफेस के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पे होगा। तो यहाँ पर इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पर इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है, यहाँ पर इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है, यहाँ पर इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है। जहाँ भी जिस सरफेस पर भी आपने उसका वेक्टर एरिया बनाना है, वो उसका जो वेक्टर एरिया है उस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाना है 90 के एंगल। यहाँ पर हम अगर वेक्टर एरिया लेना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा, यहाँ पर वेक्टर एरिया लेना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा। अगर ये सरफेस ओपन है, ये भी एक ओपन सरफेस है, तो इसका वेक्टर एरिया इधर बना लें चाहे ऊपर को बना लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो याद रख लो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी सरफेस जो होती है और जो उसका वेक्टर एरिया होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा आपस में 90 के एंगल पे होती है, या सरफेस में और वेक्टर एरिया में एंगल हमेशा कितना होता है 90। जैसे ये सरफेस है, वेक्टर एरिया इधर को है, सरफेस ये है, वेक्टर एरिया ये है, एंगल कितना है 90। जैसे ये सरफेस है, वेक्टर एरिया इस तरफ है, एंगल कितना है 90। जैसे ये एक सरफेस है, वेक्टर एरिया इस तरफ है, एंगल कितना है 90। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQ पूछा जा सकता है कि सरफेस और वेक्टर एरिया में हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90। बात समझ गए। इस एंगल को हम π/2 भी लिख सकते हैं रेडियन में, या 90 डिग्री लिख सकते हैं,
या ऐसे लिख सकते हैं रेवोल्यूशन बाई 4, यानी रेवोल्यूशन का चौथा हिस्सा। जो 90 का एंगल होता है वो रेडियन में π/2 होता है, डिग्री में 90 होता है, और रेवोल्यूशन का जो है वो 4th पार्ट होता है, यानी चौथा हिस्सा होता है। तो अगर हमारे पास सरफेस क्लोज्ड है, मतलब हर तरफ से बंद है, तो याद रख लो जो क्लोज्ड सरफेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्फीयर है जो हर तरफ से बंद है, इसके लिए वेक्टर एरिया आप बाहर को लेंगे हमेशा, याद रख लो इसका वेक्टर एरिया हमेशा बाहर को लिया जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इसको अंदर भी तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन ये कन्वेंशन है कि हमेशा ओपन सरफेस के लिए दोनों साइडों के ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर सरफेस आपकी क्लोज है तो हमेशा जो वेक्टर एरिया है वो आउटसाइड में लिया जाएगा या आउटवर्ड द प्लेन लिया जाएगा, इनटू प्लेन, या उसके अंदर नहीं ले सकते। अगर आपके पास यहाँ पे लेना है तो इस तरफ वेक्टर एरिया इधर होगा, इस जगह पे वेक्टर एरिया इस तरफ 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 होगा, इस जगह पे वेक्टर एरिया, बात समझ गए। जहां भी आपने वेक्टर एरिया लेना है वो सरफेस के साथ 90 का एंगल ही बनाएगा, लेकिन अगर वो ओपन सरफेस है तो आप अंदर को जिधर को मर्जी ले सकते हैं, अगर वो क्लोज सरफेस है तो वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड लिया जाएगा। ये कन्वेंशन है, याद रख लो। यहां पे मैं लिख सकता हूं वेक्टर एरिया इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, हमेशा ही आउटवर्ड लिया जाएगा, किसके लिए? फॉर क्लोज्ड सरफेस। अगर पुत्र आपकी सरफेस क्लोज है तो फिर हमेशा बाहर को लेना है, अगर ओपन है जैसे ये सरफेस है, प्लेन है, आप बाहर को भी ले सकते हैं, अंदर को भी ले सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। बात समझ गए। नेक्स्ट हमारा है डॉट, जो है इसको हमने डिफाइन करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इसी तरह अब हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। इसको मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं, या मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। असल नाम इसका मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, लेकिन आपकी बुक वाले ने इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा हुआ है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। बात समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था उसमें डॉट प्रोडक्ट था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो डॉट प्रोडक्ट है वो लिया जाएगा किसके दरमियान? वो डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान। बात याद रहेगी। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने का क्या मेथड होता है? पहले की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई दूसरे की मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। याद रख लो जहां पे जो कॉस थीटा आ रहा है, ये जो एंगल है ये बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड होता है और किसके दरमियान होता है? वेक्टर एरिया के दरमियान। अब यहां पे हमें पता करना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा, हम किस तरह उस प्लेन को रखें, उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, कोई प्लेन की क्या ओरिएंटेशन रखें, किस तरह उसको हम फिक्स रखें या किस डायरेक्शन में रखें कि उस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि इसको हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर की लाइंस बनाई हैं, ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके अंदर मैंने ऐसे एक प्लेन रख दी जो कि आप देख रहे हैं, और प्लेन बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है। अब हमारा पर्पस है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा, किस ओरिएंटेशन में रखें। तो फ्लक्स का फार्मूला है बी ए कॉस ऑफ थीटा। जब भी बात आ जाए मैक्सिमम मिनिमम की, हमेशा उसके फार्मूले को देखा करो। अब बी भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, देखना है कि किस एंगल पे रखें कि इसका जवाब मैक्सिमम आए। तो आपको पता है cos थीटा किसी भी रकम में आ जाए तो cos थीटा का जो मैक्सिमम आंसर आता है वो 0 पे आता है। अगर cos थीटा का मैक्सिमम आंसर आएगा तो फ्लक्स का आंसर भी मैक्सिमम आएगा। यहाँ पे B और A क्या है? फिक्स है। सिर्फ आपने एंगल के हिसाब से देखना है कि कैसे इसका जवाब जो है मैक्सिमम आ सकता है। तो हमें पता चला एंगल कितना होना चाहिए थीटा, अगर हम लोग 0 डिग्री रखें तो फिर इसका मैक्सिमम आंसर आ सकता है। तो मैंने थीटा 0 पुट किया, पुट करने के बाद B यहाँ पे आ गया, एरिया यहाँ पे आ गया, cos 0 1 होता है। तो याद रख लो ये मैक्सिमम फ्लक्स है। अब अगर आपसे वो पूछता है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, तो आप बोलेंगे B × A। अगर वो आपसे पूछता है किस एंगल पे आता है, आप बोलेंगे यहाँ पे जो एंगल है वो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लिया जाता है,
एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अब अगला सवाल है कि इसकी डायग्राम कैसे बन सकती है। तो डायग्राम आपने ऐसे बनानी है कि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 0। अगर मैं ऐसे प्लेन को या सरफेस को इस तरफ रख देता हूं तो मेरे को बताओ अब इसका वेक्टर एरिया किधर है, ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर को, एंगल तो 90 आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 0। फिर मैंने प्लेन को ऐसे करके रख दिया, जैसे मेरा ये हाथ है। जब मैं प्लेन को ऐसे करके रखूंगा तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, और वेक्टर एरिया भी किधर बनेगा, इस तरफ। दोनों में जो एंगल है वो 0 बनेगा, चूंकि वेक्टर एरिया इस तरफ है जिधर ये ब्लू मार्कर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर है, और एंगल कितना आएगा, 0। तो डायग्रामेटिकली आप ऐसे किसी चीज को रखेंगे कि उसका जो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है वो 0 बनेगा और जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आएगा। ये डायग्राम भी आपको अच्छी तरह से देख लेनी है। अब नेक्स्ट ये है कि यहां पर सवाल है चंद, किस एंगल पे रखा, आंसर है 0 के एंगल पे रखा। एंगल किसके दरमियान है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास प्लेन या सरफेस है उसको हमने कैसे रखा हुआ है। देखो वेक्टर एरिया इधर को है, लेकिन ये प्लेन किधर को है, प्लेन तो ऐसे पड़ी हुई है इस तरफ, ठीक है। एरिया कैसे पड़ा है, एरिया इस तरफ है। या सरफेस कैसे है, सरफेस ऐसे पड़ी हुई है, जैसे ये मेरा हाथ है, इस तरफ पड़ी हुई है, इस तरफ फैली हुई है सरफेस। तो लफज सरफेस आ जाए, प्लेन आ जाए, एरिया आ जाए, तो वो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर वेक्टर एरिया आ जाए तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो वेक्टर एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल होते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया। लेकिन अगर आ जाए सरफेस कैसे पड़ी है, तो सरफेस तो इस तरफ पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे पड़ी हुई है, तो आंसर है सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। या लफ्ज आ जाए प्लेन, प्लेन तो ऐसे पड़ी है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, तो प्लेन भी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर। अगर लफ्ज आ जाए आपके पास सिंपल एरिया या सिंपल सरफेस या सिंपल प्लेन, तो इस केस में सरफेस या प्लेन या एरिया ऐसे आप कंसीडर करेंगे और वो कैसे पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर। अगर लफ्ज वेक्टर आ जाए, वेक्टर एरिया, तो फिर आपने इस तरफ सोचना है उसको, फिर आप कहेंगे कि वेक्टर एरिया जो इस तरफ लिया जाएगा, फिर बात अलग होगी। अगर वेक्टर एरिया के अलावा कोई भी लफ्ज आ जाए, प्लेन, सरफेस या एरिया, तो वो इस तरफ आप कंसीडर करेंगे और वो इस केस में परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। अब पेपर में सवाल आ जाता है कि प्लेन को हम कैसे रखेंगे, फ्लक्स मैक्सिमम होता है, तो आंसर है प्लेन को परपेंडिकुलर रखेंगे। सरफेस को कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। या एरिया को कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। अगर सवाल आ जाता है किस तरह रखें वेक्टर एरिया को कि फ्लक्स मैक्सिमम हो, तो आपने कहना है वेक्टर एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम पैरेलल रखेंगे। एक और सवाल आता है कि ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ये एंगल किसके दरमियान लिया जाता है, तो याद रख लो ये फिक्स है, ये एंगल आपने वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लेना है। तो ये मैंने आपको समझाया कि मैक्सिमम फ्लक्स कब कब हो सकता है। इसमें प्लेन की बात आ जाए, सरफेस की बात आ जाए या एरिया की बात आ जाए, तो वो परपेंडिकुलर पड़ी हुई है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर वेक्टर एरिया की बात आ जाए तो वो पैरेलल पड़ा हुआ है। अगर एंगल की बात आ जाए तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लिया जाता है। अगर मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन की बात आ जाए तो थीटा 0 आएगा। अगर मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू की बात आ जाए तो वो B × A होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा। ऐसा हम कैसे उसको रखें कि उस पे लगने वाला जो फ्लक्स है वो मिनिमम हो जाए। तो ये चीज़ भी बेटा हम फार्मूला से ही पूछेंगे कि इसका जवाब मिनिमम कब आ सकता है, क्या उसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में उसको रखना चाहिए कि उसमें से या उसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो मिनिमम आए। तो ये देख लो बी भी हमने क्या रखनी है, फिक्स। एरिया भी बड़ा छोटा नहीं करना। अब एंगल की बात है, किस एंगल पे रखेंगे जवाब मिनिमम आना चाहिए। तो cos थीटा का जो मिनिमम आंसर होता है वो कितना हो सकता है, 0। कितना आंसर हो सकता है, 0। और किस एंगल पे आंसर 0 आएगा, 90 के एंगल पे। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एंगल कितना बनना चाहिए वेक्टर एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड में, 90। तो मैंने 90 पुट किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो याद रख लो मिनिमम फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। और मिनिमम फ्लक्स जो होता है किस कंडीशन पे 0 होता है, आप बोलेंगे 90 के एंगल पे होता है। एंगल किसके दरमियान लिया जाता है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लिया जाता है। बात समझ गए।
अब थोड़ा हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि इसको कैसे रखना है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट की है ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसके अंदर प्लेन को हमने ऐसे रख दिया या सरफेस को या एरिया को ऐसे रख दिया जैसे मेरा हाथ है। तो अब मुझे बताओ अगर प्लेन ऐसे है इसका वेक्टर एरिया किधर बनेगा? आंसर है इस तरफ बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर एरिया है, दोनों में एंगल कितना है? 90। तो 90 ही तो हमें चाहिए, तो 90 आ गया, तो डायग्रामेटिकली ये ऐसे बन गया। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि यहाँ पे प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे पड़ी है, तो प्लेन तो इस तरफ पड़ी है, तो प्लेन भी इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? पैरेलल। सरफेस इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? पैरेलल। अगर एरिया आ जाए तो एरिया भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इस केस में पैरेलल है। अगर बात आ जाए वेक्टर एरिया की, तो इस केस में जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर वेक्टर एरिया का लफ्ज आता है तो यहां वो परपेंडिकुलर है। सरफेस का, प्लेन का या एरिया का लफ्ज आता है तो वो यहां पर इस केस में हम क्या मानेंगे? पैरेलल मानेंगे। आपसे पूछ सकता है मिनिमम फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। मिनिमम फ्लक्स कब मिलता है? 90 के एंगल पे। एंगल किसके बिटवीन लेना है? वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें प्लेन कैसे पड़ी होती है? पैरेलल। सरफेस कैसे पड़ी होती है? पैरेलल। इसमें एरिया कैसे होता है? पैरेलल। इसमें वेक्टर एरिया कैसे होता है? परपेंडिकुलर। बात समझिए। अब मैंने ये मैक्सिमम फ्लक्स को डिस्कस किया, सारी कंडीशंस बताई, और यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स को मैंने डिस्कस किया। अब अगला सवाल है कि ये तो मिनिमम फ्लक्स है 0 और मैक्सिमम फ्लक्स जो है आपके पास वो कितना है? आंसर है BA है। अब मिनिमम फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स की कहानियां बन गई, 2 स्टोरीज। अब अगला सवाल है कि हम लोग जो है 86% फ्लक्स हासिल करना चाहते हैं। मैक्सिमम का कितना आ जाए? मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम का 86%। तो ये प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ है कि 86%, 70%, 50% कैसे आ सकते हैं। अगर हम BA cos 30 ले लें, यानी एंगल कितना ले लें? 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप 30 डिग्री एंगल लेते हैं तो BA ऐसे आ जाएगा, और cos 30 होता है 0.86। तो ये क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स। BA क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स। तो 30 के एंगल पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम का 86% आ जाता है। अब किस एंगल पे 70% मिलेगा मैक्सिमम का? आंसर है अगर हम cos 45 ले देते हैं, cos 45 ले देते हैं, तो BA ऐसे आ जाएगा, cos 45 पे 0.70 प्रोड्यूस होगा। तो ये कितना फ्लक्स है? ये मैक्सिमम फ्लक्स है। 0.70 मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे क्या आंसर मिलेगा? 70% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। ये प्रीवियस टॉपिक में मैंने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब किस एंगल पर हम जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम का 50% हासिल कर सकते हैं? तो याद रख लो BA cos हम कितना ले लें? 60। अगर हम cos 60 लेते हैं तो BA एज इट इज आ गया, cos 60 0.50 होता है। तो ये क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स, और ये क्या है? 0.50 को आप 50% मानेंगे, तो आपको क्या मिल गया? 50% मिल गया। किसका? मैक्सिमम फ्लक्स का। किस एंगल पे मिला? आंसर है 60 डिग्री पे। 70% कब मिला? 45 डिग्री पे। 86% कब मिला? 30 डिग्री पे। ये आपको याद होना चाहिए। आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वो एंगल बताओ, बोलो क्या बताओ? वो एंगल बताओ जिसमें कोई परसेंटेज दे दे कि इतने % फ्लक्स हो जाए मैक्सिमम का। पूछ क्या रहा है आपसे? एंगल के बारे में। और क्या पूछेगा कि वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पर फ्लक्स जाके इतने % हो जाता है? किसका? मैक्सिमम का। मिसाल देता हूं, वो कहते हैं एंगल बताओ किस एंगल पर जाके जो फ्लक्स है वो 33% हो जाता है। किसका? मैक्सिमम का। ये तो आपको 3 चीजें याद होगी ना। 86% किस पे मिलेगा, 70% कब मिलेगा, और 50% कब मिलेगा। ये 30 के एंगल पे, ये 45 के एंगल पे, ये किस पे? 60 के एंगल पे। ये 3 याद कर लिए। अब आपको वो कोई भी दे दे, इनके अलावा परसेंटेज दे दे, वो बोलता है 37% किस एंगल पे मिलेगा, 40% किस एंगल पे मिलेगा, 25% किस एंगल पे मिलेगा, 18% मैक्सिमम का किस एंगल पे मिलेगा। तो कोई भी एंगल के बारे में पूछ ले और बताए कि इतना % हो गया है फ्लक्स, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। देखें, फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फ्लक्स होता है BA cos ऑफ थीटा। अब फ्लक्स कितना हो गया है, यहां पे इसने मेंशन किया होगा, फ्लक्स हो गया है 33%। किसका? मैक्सिमम का। मैक्सिमम फ्लक्स कितना होता है? BA। तो यहां पे उसने जो बात कही थी वो लिख दी। फ्लक्स कितना हो चुका है? 33%। किसका? ये मैक्सिमम का।
और यहाँ पे क्या है, ये फ्लक्स का जनरल फार्मूला है बी ए कॉज ऑफ थीटा। ये बी ए से कट जाएगा, हमारे पास कॉज ऑफ थीटा जो है वो आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 0.33। यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा बराबर 0.33 के। यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कैलकुलेटर का यूज करें 33, तो यहाँ से आपको वो एंगल मिल जाएगा जिस एंगल पर जो फ्लक्स है वो 33% हो गया। अगर वो कहता है एंगल बताओ 40% फ्लक्स हो जाए जिस पर मैक्सिमम का, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 40% किसका, मैक्सिमम का, यहाँ से आपके पास एंगल आ जाएगा। तो ये तो 3 थे आपके पास। अब आपको कोई भी वो बता दे कि फ्लक्स इतने % हो जाना चाहिए मैक्सिमम का, एंगल बताओ, तो सब के लिए बेटा यही मेथड को इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक और सवाल आता है कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो तो पैरेलल या परपेंडिकुलर के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने ग्रीन कलर से शो की है, और यहाँ पर जो एरिया पड़ा हुआ है ना वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है, बल्कि एक इर्रेगुलर सा एरिया है जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, बल्कि ऐसे ही हमने उसके अंदर ऐसे बेढंगी सी एक सरफेस है, समझ ले, जिसके अंदर चिप पड़े हुए हैं, वो सरफेस यहाँ पे रख दी। इस सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और है, यहाँ पर एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में 90 है, यहाँ पर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल और है, यहाँ पर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल और है, यहाँ पर एंगल और है, यहाँ पर एंगल और है। इसमें डिफरेंट जगह पर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया में एंगल डिफरेंट होता है। आपने देखा, यहां पर हम चेक करते हैं, यहां पर ये क्या है इसका, ये देखिए यहाँ सरफेस है, ये इसका क्या है वेक्टर एरिया, और ये क्या है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल है 45, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या है इसका वेक्टर एरिया, और ये क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एंगल कितना है 90, यहाँ पे एंगल और है, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एंगल बन रहा है। तो इस तरह का सरफेस आ जाए जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो कहीं से ऐसे पड़ी है, कहीं से ऐसे, कहीं से ऐसे, डिफरेंट डिजाइन है उसके अंदर। ऐसे पेज है ना, साफ पेज, यहाँ तो सीधा रख दिया पेज, यहाँ को पेज को ऐसे रख दिया, अब पेज को हमने ऐसे चिप डाल के यहाँ पे ऐसे रख दिया, चिप उस सरफेस के अंदर ऐसे जो है वो खम पड़े हुए हैं, ऐसे उसके अंदर समझ लें सलवटें पड़ी हुई हैं, वो इधर को मुड़ा हुआ है, इधर से इधर को मुड़ा हुआ है। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, पूरी सरफेस के छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे, हर पैच का अलग से B.A लगाकर, हर के लिए अलग फार्मूला लगाकर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पूरी सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए तमाम पैचेस का जो फ्लक्स है उसको हम टोटल कर देंगे, तो पूरी सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। यानी पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में हमें डिवाइड करना होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, इस तरह की चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने अब देखना है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग स्टडी करके आए हैं, अगर कोई चीज़ डॉट प्रोडक्ट से हासिल होती है तो वो क्या होगी, आपको पता है ये आ जाएगा B डॉट क्या है हमारे पास A। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, अगर कोई चीज़ डॉट प्रोडक्ट से बनती है तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। सो हम लिख सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, यहाँ पे क्या है B, क्या लिखेंगे, इज आ स्केलर क्वांटिटी। तो इसके बारे में हमने कमेंट कर दिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब अगला सवाल है, मान लिया इसको स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ये है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फ्लक्स क्या हो सकता है, फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव हो सकता है मैग्नेटिक, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकता है नेगेटिव, ठीक है। इसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस हो सकते हैं, लेकिन इसको आप मानेंगे क्या, आंसर है हम इसको मानेंगे स्केलर। अब पॉजिटिव साइन से क्या मुराद है, नेगेटिव साइन से क्या मुराद है, मैं आपको बताता हूं। अगर वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल आ जाए 90, कितना एंगल आ जाए, वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना आ जाए 90, तो याद रख लो तब जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। अगर हमारे पास एंगल आ जाए 0 के बराबर, ठीक है, या ग्रेटर देन 0 आ जाए,
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो एंगल है हमारे पास वो 0 से लेकर कितना होना चाहिए, 0 से लेकर एंगल होना चाहिए 90 तक। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ग्रेटर देन इक्वल हो 0 के और एंगल जो है वो लेस हो 90 से। ये देखें, एंगल ग्रेटर या बराबर हो किसके, 0 के, और एंगल लेस हो 90 से, मतलब 0 से लेकर 90 से पीछे पीछे तक एंगल हो अगर, तो याद रख लो जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि काज का जो आंसर है, काज थीटे का आंसर वो क्या होता है, वो पॉजिटिव मिलता है। कब पॉजिटिव मिलता है, अगर एंगल ये वाला हो तो फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास एंगल जो है वो ग्रेटर हो जाता है 90 से, क्या बोला मैंने, एंगल ग्रेटर हो जाए 90 से और एंगल लेस या इक्वल रहे 180 के, तो फिर जो फ्लक्स है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि काज का आंसर नेगेटिव आएगा। बिल्कुल जैसे आपने वर्क डन में पढ़ा था, अगर एंगल बराबर हो 180 के या एंगल लेस हो 180 से और एंगल ग्रेटर हो 90 से, यानी 90 से ऊपर से लेकर, यानी 90 को छोड़कर उससे आगे जितनी भी वैल्यूज है वहां से लेकर 180 तक अगर एंगल बनता है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक चीज और याद रखो, अगर आपके पास ये क्लोज सरफेस है जैसे स्फीयर है, ठीक है, अगर लाइनें इससे बाहर निकल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर निकल रही हैं, बाहर को, तो इसके लिए याद रख लो जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल इस रेंज में लाई करेगा। अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर जा रही है, तो याद रख लो इस केस में जो एंगल है वो इस रेंज में चला जाएगा, इस रेंज में। ठीक है, एंगल किस रेंज में चला जाएगा, सॉरी, इस रेंज में चला जाएगा, और इसके लिए जो आपके पास फ्लक्स है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लोज सरफेस है उसका अगर लाइनें बाहर निकल रही हैं तो लाइन भी बाहर है, वेक्टर एरिया भी कहीं बाहर को होगा, तो एंगल जो है वो किसी इस रेंज में लाई करेगा और जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही हैं तो कन्फर्म है मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है, लेकिन इसका वेक्टर एरिया किधर है, बाहर को है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 से ग्रेटर बनेगा। जब 90 से ग्रेटर बनेगा तो इसके लिए फ्लक्स नेगेटिव आएगा। कंक्लूजन ये है कि अगर क्लोज सरफेस है जैसे स्फीयर है उसके अंदर लाइनें जा रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो इस कैटेगरी में लाई करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बाहर निकल रही हैं तो फिर उसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंगल जो है वो इस कैटेगरी में लाई करेगा। तो ये मैंने आपको इसके यूनिट के बारे में बता दिया। अब एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने बनाई है ये है आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एक एरिया पड़ा हुआ है, देखिए ज़रा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एरिया पड़ा हुआ है, ऐसे ये समझ लें, ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे ये मेरा हाथ है बिल्कुल ऐसे, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे पड़ा हुआ है प्लेन इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर प्लेन के दरमियान और जो आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है आपके पास 40। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्लेन है इसका एरिया है 40 और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है 5। ठीक है, अब हमें पता करना है कि फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स है बराबर के बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे फ्लक्स लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5, एरिया कितना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है 5, एरिया कितना है 40 और एंगल कितना है 40। तो ये जो आप लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल है ये 40 है, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल कौन सा पुट करना है, ये एंगल प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। हमें प्लेन वाला एंगल नहीं लेना, हमें वेक्टर एरिया वाला एंगल लेना है। जब मैंने पढ़ाया तो मैंने यहाँ पे बताया था ये एंगल जो है आपको वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लेना है। क्या यहाँ पे जो हम 40 एंगल पुट कर रहे हैं क्या ये वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है? तो आंसर है नहीं, वेक्टर एरिया तो हमने बनाया ही नहीं। अब वेक्टर एरिया बनाते हैं। अगर ये प्लेन है तो इसका वेक्टर एरिया किधर होगा, इससे बिल्कुल ऐसे बाहर को होगा। तो ये किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया की, और ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। आपको कौन सा एंगल लेना है,
जो किसके दरमियान हो, वेक्टर एरिया के, और किसके दरमियान हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये वेक्टर एरिया है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्या ये वेक्टर एरिया है? नहीं। तो फिर ये एंगल क्यों पुट कर दिया? तो आपको यहाँ पे वेक्टर एरिया बनाना पड़ेगा। अगर वो प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देता है तो गलती से पुट ना करो, आप फौरी वहां पे प्लेन पर क्या बनाओ, वेक्टर एरिया। अब बताओ एंगल कौन सा लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया वाला, वो ये एंगल है। ये कितना होगा? हमें पता है कि ये प्लेन है, प्लेन में और वेक्टर एरिया में एंगल कितना होता है, 90, ठीक है। अगर 90 में से 40 ये रह गया तो टोटल कितना होता है, ये देखो ना, ये प्लेन है, प्लेन और वेक्टर एरिया में टोटल कितना होता है, 90। 90 में से ये कितना है, 40, तो पीछे कितना होगा, 50। तो आपको यहाँ पे 40 वाला नहीं बल्कि ये 50 वाला एंगल पुट करना है। तो इस तरह जब भी वो प्लेन के वाला एंगल आपको देगा तो आप लोग प्लेन वाला नहीं एंगल पुट करेंगे बल्कि वहां पे वेक्टर एरिया बनाएंगे और ढूंढेंगे कि वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है, वो वाला यहाँ पे पुट किया जाएगा। अब एक और सवाल है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली जो है इसका यूनिट कैसे बनाते हैं? तो फ्लक्स का यूनिट B डॉट क्या है, A। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, हम लोगों ने पहले टॉपिक में स्टडी कर लिया है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं, वेबर, और वेबर को लिखते हैं ऐसे WB से। अब हम एक और चीज भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास टेस्ला होता है वो टेस्ला किसके बराबर है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, टेस्ला बराबर है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो हमने टेस्ला की वैल्यू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर पुट की, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन, और साथ में ये मीटर की -1, ये मीटर की +2, तो -1 में +2 आ जाएगा तो ये +1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर एम्पेयर। तो याद रख लो, इसका यूनिट वेबर आ जाए तो भी करेक्ट है, टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाए तो भी करेक्ट है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर आ जाए तो भी करेक्ट है। बात समझ गए? अब हम एक और चीज जानते हैं कि अगर ये वाली सिचुएशन बन जाए जिसमें वेक्टर एरिया पैरेलल था या प्लेन परपेंडिकुलर थी, फ्लक्स मैक्सिमम था, मैक्सिमम फ्लक्स किसके इक्वल होता है, B × A के। अब यहां से हमने B को अगर डिफाइन करना हो तो B बराबर किसके आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा फ्लक्स पर यूनिट क्या आ जाएगा, A। अब हमारे पास B की एक नई डेफिनेशन आ गई। B क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स, याद रख लो ये मैक्सिमम फ्लक्स है, ये जो हमने लिखा हुआ है। B बराबर है किसके, मैक्सिमम फ्लक्स के, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाई है एरिया। या ऐसे लिख सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बात समझ गए? अब B का जो यूनिट है वो एक और बन जाएगा। B का यूनिट क्या बन सकता है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये एक नया यूनिट मिल गया किसका, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का। तो हर तरह से ये चीजें आपको अपनी मेमोरी में रखनी है ताकि आपसे वो किसी तरह के MCQ पूछे तो आप उसको जो है प्रॉपर आंसर कर सकें। अब B को इस डेफिनेशन से हम या इस फार्मूला से कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला कौन सा है, मैक्सिमम फ्लक्स वाला। मैक्सिमम फ्लक्स में प्लेन कैसे रखी जाती है, परपेंडिकुलर रखी जाती है। तो B इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये फार्मूला हमने यहां से लिया है और यहाँ पे प्लेन कैसे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर पड़ी है। तो जब भी इस फार्मूला से B को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, या B इज डिफाइंड एज मैक्सिमम फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बात समझ? तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जो आज हमने स्टडी किया। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया, वेक्टर एरिया को डिफाइन किया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। ओपन सरफेस के लिए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन दोनों तरफ जिस तरफ चाहे ले सकते हैं। क्लोज सरफेस के लिए वेक्टर एरिया हमेशा बाहर को लिया जाता है। फिर आपके पास फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो बताया। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है, किस एंगल पर कितना कितना फ्लक्स मिल सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसे है ये बताया, इसका यूनिट फाइंड किया, इसके हमने 2-3 यूनिट और बनाए। फिर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, एक आधा हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया, एंगल कौन सा पुट किया जाता है ये डिस्कस किया।
ये सारी चीज़ें हमने आज फ्लक्स के बारे में डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।